Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, a telco double dip attempt that threatens net neutrality. Second, defection business. Third, more light than sound. More light, less sound. Fourth, India Bhutan to discuss new routes of regional connectivity. And last news for today, Hiralal Samaria is Chief Information Commissioner. ठीक है, तो एक एक करके जितना न्यूज़ है उसको कंप्लीट कर लेंगे. ये जो है ये वाला न्यूज़ आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. बाकी जो है सारे ये बाकी तीनों जो न्यूज़ है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ है दैट इज अ टेल्को डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्स नेट न्यूट्रलिटी. ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है. ठीक है, तो अब जो है ऐसा होता है कि जो कभी कभी ये माना जाता है क्योंकि जो भी कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर BSNL जो भी है, वो पैसे किस तरीके से कमाती है. जब आप उससे SMS भेजते हैं या फिर जब कॉल करते हैं या फिर जब आप उसका इंटरनेट यूज़ करते हैं. ठीक है, इंटरनेट यूज़ करते हैं. तो क्योंकि अभी हमें पता है कि हम जो है SMS तो हमारे बहुत ही कम रह गया है और कॉल्स भी आजकल हम लोग अलग अलग मीडियम से लाइक WhatsApp वगैरह से हम कॉल्स करते हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेशन में उन लोगों को जो है प्रॉब्लम हो जाती है, किनको जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड ये बोलना है उनका कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे जो है OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारा जो है बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाउन होने को हमें देखने को मिलता है. क्योंकि लोग जो है अब हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स इज़ नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, Amazon बट अदर मीडियम्स ऑल्सो. ठीक है, लाइक कनेक्टिविटी के लिए पहले हम लोग मैसेजेस के लिए हम लोग SMS यूज़ करते थे, बट उसका एक OTT वर्जन हमें क्या देखने को मिलता है, WhatsApp. ठीक है, WhatsApp हो गया, अब फेसबुक वगैरह जो है. तो इनका ये कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म के आने से हमारा जो रेवेन्यू जो है जनरेशन में हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इशू हम लोगों को देखने को मिलता है. अब क्योंकि लोग जो है ये इस जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म से उठ के अलग जैसे WhatsApp, फेसबुक वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे चले गए, इसीलिए उनको जो है रेवेन्यू लॉस होता है. तो ये बात बोली गई. ऑन द अदर हैंड OTT ये बोलती है कि हमारे वजह से OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो है आपका जो इंटरनेट यूसेज है वो काफ़ी डबल हो गया. डबल नहीं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ा है इंटरनेट यूसेज जो है. क्योंकि अब डेटा पैक खत्म होता है तो देन हम लोग जो है डेटा ऐड ऑन करवा देते हैं. तो इंटरनेट जो है वो हमारे वजह से जो है आपका इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ा है. तो उन्होंने कहा है जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स है उन्होंने कहा है कि हमारा इंटरनेट तो बढ़ा है बट बाकी जितना जिसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने जो SMS जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने जो कॉल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसमें कहीं ना कहीं हमें जो है काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है. आप जो है OTT प्लेटफॉर्म जो है आप हमारे कनेक्शन में जो है आप लगा देते हैं. हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने जो है बैंडविड्थ खरीदा, सब कुछ जो है हमने खरीदा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने जो है जो कनेक्शन होता है, क्योंकि आपको मालूम है जो हम समझते हैं जिससे इंटरनेट कनेक्शन आता है, जो बैंडविड्थ होता है, ये बैंडविड्थ जो होता है ये हमारा नेशनल होता है, नेशनल बैंडविड्थ होता है. ये जो है परचेज किया जाता है, गवर्नमेंट इसको बेचती है बैंडविड्थ को. आपको मालूम होगा 3G, 4G, 5G. आपको याद होगा अगर 2G स्कैम अगर आपको याद होगा तो उससे याद होगा कि जो है गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री और जो कंपनीज है उनके बीच में जो है कहीं ना कहीं एक नेक्सस फॉर्म हो गया था और उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था कंट्री को. अराउंड $3 बिलियन के अराउंड जो है इंडिया को लॉस हुआ था 2G स्कैम में. तो ये जो बैंडविड्थ है ये जो है सरकारी होता है. सरकार ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको खरीदना होता है सरकार से. तो यहाँ पे भी उनको एक लॉस झेलने को मिलता है क्योंकि पहले उनको बैंडविड्थ खरीदना होता है, फिर उनको टावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉप्स वगैरह वगैरह लगाना पड़ता है और उसके बाद जो है एक बड़ा चंक ऑफ मनी जो है OTT जो है खर्च कर लेती है. ठीक है, OTT के ऊपर खर्च होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो कंपनीज है उनको जो है लॉस हो रहे हैं. तो हमें एज ए कंज्यूमर देखना होगा कि जो है अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो क्या डिमांड करते हैं कि हम जो है रेवेन्यू में आपका एक हिस्सा चाहिए, हमें OTT के रेवेन्यू पे हमें जो है एक हिस्सा चाहिए. बट अगर इस तरीके से रेवेन्यू में अगर हिस्सा वो मांगने लगे देन आपको ये याद रखना है कि OTT के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे.
ठीक है, OTT के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे और उसी के दौरान आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इंटरनेट जो है उसका भी प्राइसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन मैन किस तरीके से जो है इसके बीच में फंसेगा, दैट क्योंकि उनको दोनों को है, दे विल रन इन प्रॉफिट ना, कोई भी बिजनेस लॉस में क्यों रन करेगा। देन ये दोनों जो है अपने प्रॉफिट्स दिखने लगेंगे और लास्ट में वो लोग किससे गेन कराएंगे, जो है कंज्यूमर से गेन जो है, जितना भी पैसा निकालना हो वो लोग लगाएंगे। जैसे OTT का सब्सक्रिप्शन महंगा कर देंगे, सर्विस प्रोवाइडिंग इंटरनेट का जो है प्राइसेस एक्सपेंसिव कर देंगे। तो यहाँ पे रोल आता है TRAI का, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो है रेगुलेशंस करती है। ठीक है, इट इज नॉट मतलब वो कंट्रोल नहीं करती है बट रेगुलेट करती है, और साथ में कंपटीशन कमीशन जो है वो भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटरी बॉडीज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि किस तरीके से लॉसेस है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को और OTT के प्लेटफॉर्म को भी कहीं ना कहीं उनको भी इश्यूज है कि अगर हम जो है यहाँ से अगर हम रेवेन्यू शेयर करेंगे, लेट्स सी व्हाट दे हैव सेड, दे हैव सेड कि हमें जो है यहाँ से OTT से वी शुड गेट ए रेवेन्यू, हमें जो है रेवेन्यू मिलना चाहिए, रेवेन्यू का एक हिस्सा, परसेंटेज जो है उनको मिलना चाहिए, किसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। अब हमें क्या होगा, द अटेम्प्ट ऑफ टेलीकॉम मतलब टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो, एयरटेल, वो लोगों का इस तरीके से अटेम्प्ट होगा तो हमें क्या होगा कि बाद में जो है कंज्यूमर्स को वो लोग चार्ज करने लगेंगे, एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स किसको चार्ज करने लगेंगे, कंज्यूमर्स को चार्ज करेंगे। और इससे क्या होगा, हमारा जो है नेट न्यूट्रलिटी उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि अगर वो चार्ज करेंगे, यहाँ पे क्यों डबल डिप आपको देखने को मिलेगा ना, डबल डिप किस तरीके से, आपको OTT भी चार्ज करेंगे, आपको जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट, कंज्यूमर्स का राइट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, प्राइसेस ऑफ OTT, प्राइसेस ऑफ इंटरनेट जो है न्यूट्रल होना चाहिए, दैट वुड बी हैम्पर्ड, दैट वुड बी हार्म। हमारा जो है कंज्यूमर का जो है नेट न्यूट्रलिटी होगा वो हार्म होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक पे यही बात की गई है कि इश्यूज जो है कि जो if you can see here the internet service provider also lamented that OTT subjects are not मतलब वो जो है OTT जो प्लेटफॉर्म्स है वो लोग जो है सेम लेवल ऑफ टैक्सेशन में नहीं है, लाइसेंसिंग फी उनको नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक अनइवन प्लेइंग फील्ड जो है उनके लिए जो बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि बैंडविड्थ जो है वो एक नेशनल ट्रेजर है, तो बैंडविड्थ तो OTT वाले प्लेटफॉर्म नहीं खरीदते, बैंडविड्थ कौन खरीदता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उनको जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस भरने होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के लिए, जैसे आप कहीं पर टावर लगाएंगे तो वो इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, वो बर्ड्स को हार्म करेगा, इसीलिए उनको एक्स्ट्रा टैक्सेस भरने पड़ते हैं। ठीक है, और क्या है, लाइसेंसिंग फीस, हर जगह हर स्टेट का अपना अपना कहीं कहीं एक्स्ट्रा फीस होता है, वो भी उनको देना पड़ता है। इसी की वजह से क्या होता है, एक अनइवन प्लेइंग फील्ड हो जाता है, अनइवन जो है प्लेइंग फील्ड हो जाता है। इसीलिए जो है आप देखेंगे आजकल जो है प्राइसेस जो है डेटा सर्विसेज का जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये यहीं पे वो बात की गई है कि कंज्यूमर का नेट न्यूट्रलिटी का जो राइट है उसको हैम्पर नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कौन रेगुलेटरी बॉडी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफेक्शन बिजनेस। डिफेक्शन आपको मालूम होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है लाया गया था इन 1985। अगर आपको याद हो, अगर आपको ये टॉपिक याद हो, देन आपको ये भी याद आएगा कि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिनको बहुमत मिल गई, जिसको बहुमत मिल गई, मतलब जो है अगर 100% है, व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डज इज, जैसे 4 पार्टी से A, B, C, D। ठीक है, इस A पार्टी को 40% वोट मिला, B पार्टी को जो है 30% वोट मिला, C पार्टी को जो है 20% वोट मिला, और D पार्टी को जो है 10% वोट मिला। अब इसमें जो है ये 4 पार्टीज में जो A है, क्योंकि इसको जो है बाकी चारों पार्टी से, बाकी तीनों पार्टी से ज़्यादा बहुमत में वोट मिला है। ठीक है,
इट डज नॉट मीन कि वो जो है जीत, मतलब उनका पूरा जो है कंट्री का सपोर्ट है, बट क्योंकि उनको बाकी पार्टी से ज़्यादा वोट मिला, इसीलिए जो है ए पार्टी जो है इट वुड बी अ मेजॉरिटी पार्टी, ए वुड बी अ मेजॉरिटी पार्टी और मेजॉरिटी रूल्स इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसीलिए ए वुड बी फॉर्मिंग दी गवर्नमेंट। जो पार्टी ए है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसे देखने मिलता है कि पार्लियामेंट्री, अगर आपको याद हो आया राम गया राम का जो एक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था डिफेक्शन की वजह से, अगर आपको केस याद हो डिफेक्शन की वजह से आया राम गया राम का जो है केस काफ़ी सुनने को मिला था इन 1990s कि वो जो है रातों रात जो है 3 पार्टी उन्होंने चेंज की थी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए देन ए टू बी, फिर से, ठीक है, 3 बार जो है उन्होंने चेंज किया था एक ही पार्टी को, ठीक है। तो उसके वजह से जो है ये जो है ऐसे इस तरीके से जो डिफेक्शन करना जो होता है उसमें जो है पार्टी को कहीं ना कहीं लॉस होता है, ठीक है। पार्टी का जो वाइब्रेंस होता है या फिर उनका जो स्टेबिलिटी होता है, पार्टी का जो स्टेबिलिटी होता है उसमें ये हार्म करता है। इसीलिए जो है पार्टी और गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है किसी एक पर्सन भी अगर वो अगर डिफेक्शन होकर वो दूसरी पार्टी में चले गए, या तो वो गवर्नमेंट रह सकती है या फिर वो गवर्नमेंट टूट भी सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से डिफेक्शन जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी जो लाता है, ठीक है। इसी की वजह से 1985 में ये लॉ लाया गया कि अब जो है हम एंटी डिफेक्शन लॉ लाएंगे, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होगा कि आप जो है डिफेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपने जो है डिफेक्ट कर लिया तो आपको जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे दैट इज द स्पीकर, वो क्या करेंगे, आपको जो है डिफेक्ट कर देंगे, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ एमपी। आप जो है आपको एमपी के पद से जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप जो है डिफेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, लेट अस सी, ठीक है। पार्टी हॉपिंग सीम्स said to stay as parties pick candidates with resources, ठीक है। पार्टी हॉपिंग जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को बहुत बारी मिलते रहेगा, लेकिन और पार्टीज भी उस तरीके के कैंडिडेट्स को पिक करती है जिनके पास जो है रिसोर्सेज हो, बोथ कैपिटल रिसोर्स एंड मैन रिसोर्स, ठीक है। मैन रिसोर्स जो है या फिर कैपिटल रिसोर्स जिसके पास पैसे हो उनके पास रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगा, अभी जो है इलेक्शंस भी आने वाले, जो हमारे जनरल इलेक्शंस भी होने वाले और स्टेट के बहुत सारे भी इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पे जो है हमें ये कॉमन सा फिनोमिना देखने को मिला है, दैट इज द केस ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। और डिफेक्शन का ग्राउंड्स क्या है, डिफेक्शन दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन का क्या ग्राउंड्स है, अगर आप वॉलंटरीली जो है गिव अप कर देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वॉलंटरीली गिव अप कर देते हैं आफ्टर इलेक्शन, आप जो है जीत चुके हैं उस पार्टी से, लेट्स सपोज करते हैं पार्टी ए बी सी से आप जीते हैं और आपने जो है जीतने के बाद जो है आपने अगर अपना पार्टी का जो है मेंबरशिप आपने गिव अप कर दिया, देन यू विल बी डिफेक्टेड, यू वुड बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से एक पार्टी है ए बी सी पार्टी XYZ आइडियोलॉजी को जो है फॉलो करती है और वो कहती है कि आप इस चीज़ के लिए, आप इस बिल पे जो है हमारा समर्थन कीजिए, इसमें वोट करिए, और आपने अगर उस वोट के अगेंस्ट पे वोट किया, देन आपको जो है पार्टी निकाल सकती है और आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंड आपको जो है डिफेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इफ यू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, अगर आप जो है पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर जाते हैं तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप जो है एक माफ़ीनामा जो है अगर आप दे देते हैं पार्टी को और पार्टी मान जाते हैं कि हम 15 डेज के अंदर जो है एक माफ़ीनामा अगर आप दे देते हैं, देन यू कुड बी पार्डन, ठीक है, पार्डन बाय दी पार्टी, ठीक है। और एक जो है इलेक्टेड मेंबर्स, अगर कोई भी जो है इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर, आपने जो है इलेक्शन में आपने ये बोल के कि आज जीता कि मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ बट मैं लोगों की तरफ से हूँ, और बाद में जब जो है आप इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जो है उसके बाद जाकर आप जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, देन यू वुड बी डिफेक्टेड। और एक है नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है उनके पास जो है ये एक ऑप्शन रहता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास जो है ये एक ऑप्शन रहता है, लेट मी राइट इट अगेन, नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो 6 महीने के पहले, ठीक है, 6 महीने के अंदर जो है किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। 6 महीने के अंदर अगर आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, देन यू वुड बी सेफ। अगर आपने 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन किया, देन यू वुड बी डिफेक्टेड एंड डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, 2003 में जो है इसका एक एक्सेप्शन को लाया गया था कि अगर 1/3 मेंबर्स
ठीक है, 1/3 मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी अगर वो किसी और पार्टी में जाके मर्ज हो जाती है, मर्जर जो होता है, अगर 1/3 मेंबर्स है किसी पार्टी का, लेट्स सपोज करते हैं एबीसी पार्टी के जो है 1/3 मेंबर्स जो है वो दूसरी पार्टी मतलब PQR पार्टी में जो है जाके मर्ज कर जाती है, देन दैट वुड बी नॉट कंसिडर्ड एज डिफेक्शन, उसको जो है हम मर्जर बोलेंगे। ठीक है, मर्जर इज डिफरेंट देन डिफेक्शन। ठीक है, अगर ये एबीसी पार्टी से 1/3 मेंबर्स जो है PQR पार्टी में चली जाती है, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड मर्जर, और जो है दोनों पार्टीज में जो है डिफेक्शन नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको डिफेक्शन का ये एक एक्सेप्शन है। और एक एक्सेप्शन अगर आपको याद हो कि अगर स्पीकर साहब चाहे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे कि वो जो है वॉलंटरीली स्पीकर के पद में न्यूट्रल रहने के लिए अगर वो अपना जो है गिव अप करना चाहे, पार्टी से जो है गिव अप करना चाहे अपना मेंबरशिप, देन दैट वुड बी नॉट कंसिडर्ड एज डिफेक्शन। वो जो है वॉलंटरीली जो है अगर गिव अप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए वॉलंटरीली अगर आप जो गिव अप करें तो आप डिफेक्शन हो जाएगा। बट स्पीकर के केस में ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आप स्पीकर जो है एक न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहते हैं तो उसको जो है डिफेक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा। अंडरस्टूड? ये मर्जर और एक्सेप्शन कौन सा है? स्पीकर के लिए जो है ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसमें इसको लाया गया था। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज, आई एम सॉरी दैट डिफेक्शन बिजनेस हैज बीन ब्रॉट ट्वाइस, बट यहाँ का जो है न्यूज इज मोर लाइट लेस नॉइस। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये जो है न्यूज़ का आर्टिकल मैंने गलत लगा दिया है, बट ये जो है इस पे यही बात की गई है कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो बढ़ेगा क्योंकि दिवाली के समय में जो है क्रैकर्स बर्निंग जो होता है, दिवाली के समय जो है क्रैकर्स बर्निंग की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 2000 रूल्स, इट्स नॉट एक्ट बट इट इज रूल्स। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया कि फायर क्रैकर जो है कैन नॉट बी बर्स्ट इन साइलेंस जोन। जो साइलेंस जोन होता है, साइलेंस जोन आपको मालूम होगा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब के बाहर जो है साइलेंस जोन होता है। 100 मीटर्स तक जो है साइलेंस जोन जो है मेंटेन किया जाता है। ठीक है, साइलेंस जोन डेजिग्नेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एनीवेयर अराउंड 10 PM to 6 AM। रात के जो है 10 बजे से लेकर सुबह के जो है 6 बजे तक जो है ये साइलेंट जोन में जो है कोई भी जो है फायर क्रैकर जो है नहीं फोड़े जाएंगे। ठीक है, और फ्रॉम 6 AM to 10 PM, दैट इज मॉर्निंग से जो रात तक है, डे टाइम पे इंडस्ट्रियल एरियाज में जो है फायर क्रैकर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, और ये वाला आपको याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 6 AM to 10 PM मतलब डे टाइम, दिन के समय जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में फायर क्रैकर्स नॉइस, इंडस्ट्रियल एरियाज में और फायर क्रैकर्स का जो नॉइस होता है वो कहीं भी 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेसिबल्स जो है साउंड का जो है मापने का जो है, दिस इज अ फॉर्मूला, डेसिबल यूनिट, आई एम सॉरी, ये यूनिट है साउंड को मापने का। ठीक है, दिन के समय में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए और फायर क्रैकर्स का नॉइज भी 75 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कमर्शियल एरियाज में थ्रेशोल्ड क्या है 65 डेसिबल्स और रेसिडेंशियल एरियाज में क्या है 55 डेसिबल से ऊपर जो है फायर क्रैकर्स या फिर इंडस्ट्रियल का जो आवाज़ है, साउंड है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है कि कभी कभी नॉइस पोल्यूशन की वजह से इफ़ यू नो कार्डियक अरेस्ट भी होता है लोगों को, जो लोग का जो है वो लोग का जो इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनको जो है जो हार्ट के डिजीज़ होता है, जिनको हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफैक्ट इन्वायरमेंट जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होता है उनको भी डर लगता है। जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन तो करता है वो लोग, नॉइस पोल्यूशन तो होता ही है, लोगों को अनकंफर्टेबल होता है, उनके ईयर्स में जो है एक बैंगिंग साउंड जो है कंटिन्यूसली रहता है। तो इसके वजह से जो है रूल्स बनाए गए हैं और दिवाली के समय ये रूल्स को मानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉइस पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दिवाली के समय ही नहीं होता, बल्कि ट्रैफिक के नॉइस जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके वजह से, ओवर यूज ऑफ हॉर्न्स, इसके वजह से भी जो है ये जो है
दिवाली के ओवर यूज ऑफ हॉर्न्स की वजह से क्या होता है कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग दीपावली फायर क्रैकर्स, इवन द ग्रीन वन, जो ग्रीन फायर क्रैकर्स होते हैं जो कम पोल्यूशन फैलाते हैं, उनका भी जो होता है डेसिबल्स 90 के अबव से आता है। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंडस्ट्रियल के एरियाज में 75 होता है और दिवाली के समय में वो बढ़ के 90 डेसिबल्स हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है 75 जो है थ्रेशोल्ड है इंडस्ट्रियल एरिया में, बट दिवाली के समय तो ये रेसिडेंशियल एरिया में भी 90 डेसिबल्स के ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये इस तरीके से जो रूल्स है उनको लागू कराया जाएगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दीपावली, ठीक है। दीपावली के समय जो है इसको ये रूल्स को जो है लागू कराया जाएगा, ठीक है। देन वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द न्यूज़ इज इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। अगर आप देखेंगे दिस इज आर चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। ये हमारा जो है आई विल ड्रॉ इट अगेन इफ यू कैन सी, दिस इज द चिकन नेक कॉरिडोर, इंडिया का जो है चिकन नेक कॉरिडोर है। एंड दिस इज आर, आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट दिस इज आर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिक्किम है और सिक्किम के पास ही जो है भूटान है। और भूटान की जो है यहाँ पे जो एक प्लेट्यू है दैट इज द डोकलाम प्लेट्यू। डोकलाम प्लेट्यू जो है वो जो है कंटेस्टेड एरिया है, आपको मालूम होगा इंडिया और चाइना के बीच में जो है ये कंटेस्टेड एरिया है, ठीक है। डोकलाम जो है, डोकलाम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इश्यूज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डोकलाम प्लेट्यू और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है चाइना है, ठीक है। सो आप देखेंगे कि चिकन नेक कॉरिडोर से कितना पास है भूटान, ठीक है। भूटान कितना ज़्यादा पास है चिकन नेक कॉरिडोर के। तो यहाँ पे जो है हमें जो है भूटान के साथ रिलेशन और टाइज बनाना बहुत ही ज़रूरत है। हमारे जो है टाइज जो है भूटान के साथ बहुत पहले से ही और बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है हमारे भूटान के साथ। बट क्योंकि भूटान इज़ नाउ टॉक्स विद इज़ हैविंग टॉक्स विद चाइना, दैट इज़ द इशू, ठीक है। ये यहाँ पे इशू हो जाता है कि यहाँ पे जो है भूटान और चाइना के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। तो ये डिसाइड हुआ है कि भूटान, चाइना जितने भी कंटेस्टेड लैंड है भूटान का वो उनको दे देंगे और बदले में जो है यहाँ पे जो है इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसे चाइना ने उनको बोला है। तो यहाँ पे एक प्लेट्यू है डोकलाम प्लेट्यू, ये भी देने की बात की जा रही है। और डोकलाम प्लेट्यू जो है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है डोकलाम प्लेट्यू के यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा टू दी चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। चिकन नेक कॉरिडोर के बहुत ही ज़्यादा पास है डोकलाम प्लेट्यू। अगर यहाँ पे अगर ये रिजॉल्व हो गया इशू और चाइना को ये अगर एरिया मिल गया डोकलाम प्लेट्यू का, देन दैट वुड बी एन इशू, ठीक है। क्योंकि अब वो चाइनीज जो हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा पास पहुँच जाएंगे। तो इसी के लिए जो है हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है टाइज किसके साथ, भूटान के साथ। तो भूटान के साथ जो है टाइज मेंटेन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब वो टॉक्स करेंगे चाइना के साथ तब उनको याद आएगा कि येस व्हाट इंडिया हैज़ डन टू अस, देन वी हैव टू रिटर्न द फेवर, ठीक है। तो इसीलिए जो है वी आर लुकिंग फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी उनके साथ मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसीलिए गेलेफू इन भूटान से लेकर कोकराझार टू आसाम, कोकराझार ऑफ आसाम, मतलब आसाम में जो है कोकराझार है डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से गेलेफू तक जो है एक ट्रेन जो है वो चलाएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी होगी उसमें जो है जितने भी गुड्स है उनको हम डिलीवर करेंगे और गुड्स भूटान से भी हम जो है लेकर आएंगे, ठीक है। गेलेफू बॉर्डर से जो लेकर कोकराझार आसाम तक जो है यहाँ पे एक ट्रेन जो है ये जो एक ट्रेन है, ट्रेन लाइन जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है, बिटवीन गेलेफू एंड कोकराझार इन असम। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक 58 किलोमीटर्स का क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है बनाया जाएगा ताकि जो है हमारी जो है रीजनल कनेक्टिविटी बेटर हो। और एक रेल लिंक बनाया जाएगा भूटान से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। भूटान का जितना भी प्रोडक्ट्स है वो पहले वेस्ट बंगाल आएगी और वेस्ट बंगाल से हम जो है बांग्लादेश तक भी उसको भेजेंगे। ये एक बात की गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, गेलेफू से लेकर कोकराझार आसाम तक ये जो है इंडिया तक के लिए रेल लिंक बनेगी। और सेकेंड एक रेल लिंक बनेगी वो भूटान से वेस्ट बंगाल आएंगे एंड वेस्ट बंगाल से हम उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बांग्लादेश तक हम ये जो है पहुँचाएंगे, ठीक है। सो ये क्या बात की गई है कि वाइल देयर इज़ नो मतलब कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है कंसर्न ओवर भूटान बॉर्डर डिलिमिटेशन एग्रीमेंट, बट हम जो है जो डिलिमिटेशन एग्रीमेंट विद चाइना, मैंने आपको जो बताया कुछ रीजन्स जो है लेन देन होने वाला है उनके बीच में, बट हमने जो है कोई बात नहीं की। बट हमें क्या बात की है, बायलैटरल कोऑपरेशन की एंड रीजनल एंड ग्लोबल इशू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर जो है हमने अपना जो है राय दिया है और हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। द रेल कनेक्टिविटी कुड इन फ्यूचर असिस्ट एयर कनेक्टिविटी फॉर इंडियंस इन दी नॉर्थ ईस्ट एज वेल, ठीक है। हम जो
है अगर आप सोचिए डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट का जो है एक ही रूट है, बट हम जो है लेटर ऑन इस तरीके से कर सकते हैं कि इंडिया से भूटान, भूटान से नॉर्थ ईस्ट जो है जा सकते हैं। इस तरीके से हम एयर लिंक्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है, बाद में इन दी कमिंग ईयर्स, ठीक है। और जो है आपको याद रखना है कि ये जो है एग्रीमेंट करने के लिए भूटानीज किंग जो है वो आए हैं, ठीक है, इंडिया में वो आए हैं, ठीक है। उनका किंग का नाम क्या है? किंग जिग्मे खेसर, ठीक है, किंग जिग्मे खेसर, ठीक है। ही इज द किंग ऑफ भूटान, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो वी वुड मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज हीरालाल समरिया इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है क्योंकि आपको उनका नाम भी याद रखना है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको याद रखना है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है। इस बार के 2023 के प्रीलिम्स में भी आ गया था कि कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी जो है स्टैट्यूटरी है। ये क्वेश्चन जो है ये आते रहेगा, कौन किसको इलेक्ट करता है, कौन किसको अपॉइंट करता है, ये जो है कौन सी कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है, ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट्स ऑफ यूपीएससी ऑल्सो, ठीक है। बाकी स्टेट्स में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। सो जो है हीरालाल समरिया जी जो है वो बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, ठीक है। ही इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है CIC, वो किसके कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई है? दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इफ यू नो कि हमारे पास जो है एक राइट रहता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे मनरेगा का ऑडिट वगैरह होता है या फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए हैं उसको अगर हम जानना है, देन हम जो है RTI फाइल करते हैं। तो वो RTI फाइल करने का पावर कौन सा एक्ट देता है हमें? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 जो है ये हमें पावर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट for this topic is it is not a constitutional body, it is not a constitutional body. Chief Central Information Commission जो है it is not a constitutional body but it is a non-constitutional body, okay. It members कौन कौन होते हैं? It consists of Chief Information Commissioner. Chief Information Commissioner जो है वो अभी हीरालाल समरिया जी जो है वो है Chief Information Commissioner and not more than 10 Information Commissioner, मतलब एक CIC होते हैं और 10 जो है नॉट मोर देन 10, मतलब 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, बट 10 से ज़्यादा मतलब 11-12 नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और एक जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। They are appointed by President on recommendation of a committee consisting of Prime Minister as chairperson and leader of opposition of the Lok Sabha and Union Cabinet Minister nominated by Prime Minister, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो तो आपको प्रेसिडेंट साहब कराते हैं, अपॉइंटमेंट जो है वो तो प्रेसिडेंट साहब कराते हैं, बट अपॉइंटमेंट के लिए जो कमिटी बनाई जाती है, कमिटी कौन बनाती है? ऑनरेबल PM, ठीक है, PM साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो तीनों मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। उससे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका नेम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है फर्दर अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट वो रिकमेंड कौन करते हैं? कमिटी रिकमेंड करती है, दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनको नॉमिनेट करती है, ठीक है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ठीक है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जितने होते हैं उनका जो है कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनका टेन्योर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उनका टेन्योर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर अंटिल द एज अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स जब वो पहुंच जाते हैं तब उनको जो है उनका जो है रिटायरमेंट का जो है समय हो जाता है, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे, देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अंडरस्टूड? जो है उनका जो है टेन्योर कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है, या फिर 65 ईयर जो है अटेंड कर लेते हैं तो उनको जो है रिटायर करना होता है, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है। आई होप जो है ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से जो है MCQ बनने का जो चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड कुछ सालों से जो है इस पे टॉपिक्स पे क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। अगर आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम को जो है आपको क्लियर
करना है। देन एक्सटेंसिव कोर्स बाय अभित शिक्षा फॉर पेपर 1, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट जैसे पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स, अप टू डेटेड करंट अफेयर, अप टू डेटेड जो है करंट अफेयर्स जो है हम आपको कराएंगे, ठीक है। So you can use the code PD100 to avail a discount. So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.